नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के नए वीडियो में। और इस नए वीडियो के साथ एक नई श्रृंखला आज शुरू हो रही है। वह श्रृंखला है रिकैप 2024 क्विज की। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले हम आपके लिए लेकर आए थे रिकैप 2024 सीरीज। उस सीरीज में हमने बात की थी बीते एक साल के करंट अफेयर्स की कुछ ही वीडियो के माध्यम से। लगभग 9 वीडियो थे, लगभग क्या थे ही 9 वीडियो। तो उन 9 वीडियो के माध्यम से हमने प्रयास किया था कि आपके साल भर की कुछ प्रमुख घटनाओं को हम कवर कर सकें, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में यह बात बहुत जरूरी हो जाती है कि आप जो रिकैप कर रहे हैं या रिकैप सीरीज देख रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि आपने साल भर के करंट अफेयर का रिवीजन किया है। तो अब समय आ गया है कि आप रिवीजन का रिवीजन करें, यानी कि आपने साल भर के करंट अफेयर का जो रिवीजन किया था, उस वीडियो को देखा था, उससे जुड़े हुए कुछ सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं। और लगातार हम आपके सामने वो सवाल लेकर आते रहेंगे जो आपने देखे थे वीडियो में, यानी कि वीडियो के माध्यम से ही कुछ बने हुए सवाल। तो बात की जाए ये वीडियो कैसे आएगा। हर दिन आता रहेगा, आज से शुरू हो गया है, रात को 9 बजे आएगा। आप हर दिन लगातार वीडियो देखते रह सकते हैं और सारे वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर आपने रिकैप 2024 सीरीज ही नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि साल भर के रिवीजन जरूरी है, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में बीते साल से ही सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर आप उसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो रिकैप सीरीज के साथ साथ आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज के पहले वीडियो से। और पहले वीडियो में आप पीछे देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रमुख सरकारी योजनाएं, यानी कि जो सवाल आपके सामने आ जाएंगे प्रमुख सरकारी योजनाओं से संबंधित होंगे। कुछ सवालों के जवाब पर तो हम मिलकर चर्चा करेंगे और कुछ सवालों के जवाब ऐसे होंगे जो आप मुझे देंगे, जिससे पता चले कि आप लगातार कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सवाल क्या है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट देखिए। इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-27 के लिए 6000 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ मंजूरी दे दी है। फिर है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का उद्देश्य विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिका प्रकाशनों तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करना है। फिर तीसरा है यह योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। फिर देखिए कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। तो यहां पे सही जवाब क्या है, उसके लिए हमें देखना होगा कि यहां पे गलत क्या है। तो हम दोनों ही देखते हैं, सही और गलत। तो देखिए पहले की बात की जाए कि यह कथन सही है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है 2025 से 27 तक के लिए 6000 करोड़ रुपए की। तो यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो प्राथमिक उद्देश्य इसका रहेगा विद्वानों के शोध लेखों और जो जनरल प्रकाशन है उसके लिए देशव्यापी पहुंच सुनिश्चित हो सके। तो पहले क्या होता था कि अलग अलग जो संस्थान थे, शिक्षा संस्थान थे, अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेते थे अंतर्राष्ट्रीय जो जनरल हैं, शोध हैं, उनको पढ़ने के लिए, प्रकाशन को पढ़ने के लिए। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है, केंद्र सरकार ने कहा कि एक सब्सक्रिप्शन हो और उसी का एक्सेस सबको दे दिया जाए। जो प्रमुख शिक्षा संस्थान है उससे क्या होगा, उससे एक ही सब्सक्रिप्शन हुआ, एक देश में सबके लिए। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की बात कह दी गई, जो बिल्कुल सही है। दूसरे वाले के स्टेटमेंट में भी बात सही है, पहले वाले में भी सही है, लेकिन तीसरे वाले में यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो है, यह बात सही है। लेकिन यहां पे बात क्या कही है, केंद्र प्रायोजित योजना है। लेकिन केंद्र प्रायोजित नहीं है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दोनों में अंतर क्या है कि केंद्र प्रायोजित योजना में होता है कि केंद्र जो है, जो उसमें अपनी तरफ से जो खर्च है वह देने वाली है, काम राज्य सरकारें करेंगी। लेकिन यहां पे काम भी यह केंद्र स्वयं कर रहा है। तो ये बात स्पष्ट हो गई। तो यह क्या है, केंद्रीय क्षेत्र योजना है। अब इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो अब जवाब तो आपने देख लिया है कौन कौन सा सही है, पहला और दूसरा सही, यानी कि ए इसका सही जवाब है। अब आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ें। तो आयुष्मान वय वंदना कार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कार्ड केवल निम्न आय वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करता है। दूसरा है, इसमें 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए तक का वार्षिक चिकित्सा कवरेज शामिल है। और तीसरा है कि यह कार्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का हिस्सा है। अब आपको क्या बताना है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है। आमतौर पर सारे विकल्पों में है वाला ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक नहीं है कोई भी। ठीक है, तो देखिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड के बारे में देखिए। पहली बात क्या कह रहा है
कि निम्न आय वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा। तो देखिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा तो है, लेकिन जो वरिष्ठ नागरिक की बात हो रही है 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए, पहली बात। दूसरी, निम्न आय वर्ग से कोई इसका संबंध नहीं है, आय कोई आधार ही नहीं है इस योजना के लिए। 70 वर्ष से ऊपर जो भी है सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। तो ऐसे में पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। फिर उसके बाद दूसरा देखिए, 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए तक का वार्षिक चिकित्सा कवरेज शामिल है। ये बात बिल्कुल सही है, 5 लाख रुपए का ही वार्षिक चिकित्सा कवरेज शामिल है। तो ये बात स्पष्ट हो गई। अब उसके बाद कथन 2 तो सही है, 3 देखिए क्या है, यह कार्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का हिस्सा है। तो क्या ऐसा है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का हिस्सा है। अब आप मुझे बताइए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? अगर आपको तारीख और महीना याद है तो इससे अच्छा क्या ही होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने पहले वीडियो अगर देखा है तो आपको पता होगा, एक बार कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला सवाल देखिए, इस योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। दूसरा है, यह छात्रों को बिना किसी जमानत और गारंटर के ऋण उपलब्ध कराता है। और तीसरा है, केवल सरकारी संस्थानों में नामांकित छात्र ही इस योजना के लिए पात्र हैं। अब यहां पे आप देखें कि तीनों में से कितने सही हैं कितने गलत हैं हमें जानना है। पूछा तो यही है कि सही कितने हैं, इनमें से कौन कौन से हैं। हमें गलत पता रहेगा तभी हम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को समझ लेते हैं इन विकल्पों के माध्यम से, यानी कि इन स्टेटमेंट के माध्यम से। विकल्प तो नीचे हैं, ठीक है। अब पहले वाले में देखिए, उत्तर है विकल्प ए। विकल्प ए का मतलब क्या हो गया कि पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला सही इसमें नहीं है। चलिए अब देखिए, पहले वाले में देखिए, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना विशेष रूप से मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, दूसरा भी सही है क्योंकि पहला दूसरा ही सही है। तो यह एक प्रमुख विशेषता यही है कि यह छात्रों को बिना किसी जमानत और गारंटर मुक्त ऋण प्रदान करती है, जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। तो यानी कि गारंटर मुक्त ऋण मिल रहा है तो पढ़ाई करना उनके लिए आसान रहेगा, वित्तीय सहायता आसानी से मिल जाएगी। अदरवाइज गारंटर होता है तो फिर उसमें आवश्यकता होती है, गारंटर मिले तब तो गारंटर की आवश्यकता की पूर्ति होगी। तो ऐसे में पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा बात जो कह रहा है वो कह रहा है कि केवल सरकारी संस्थानों में नामांकित छात्र इस योजना के पात्र हैं। तो क्या सच में ऐसा है? देखिए, यह योजना केवल सरकारी संस्थानों के छात्रों तक सीमित नहीं है, यह शीर्ष रैंक वाले संस्थानों में भी नामांकित सभी छात्रों के लिए खुला है, तो जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थान शामिल हो जाते हैं। और एक बात इसमें याद रहे कि शिक्षण संस्थानों के चयन का आधार क्या है, वो ये है कि NIRF जो रैंकिंग है उसमें जो शीर्ष 100 में या राज्य और केंद्र सरकार के संस्थानों में 101 से 200 तक में जो संस्थान आते हैं NIRF रैंकिंग के आधार पे, उन्हें ही यह फायदा मिलेगा, चाहे वो सरकारी हो चाहे वह निजी हो। तो इसमें जो बात कही गई थी स्टेटमेंट में कि सरकारी, तो ऐसा जरूरी नहीं, NIRF रैंकिंग आधार है, ठीक है। तो पहला दूसरा सही है, इसीलिए सही जवाब क्या हो गया, ए हो गया, केवल 1 और 2। आप देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि दृष्टि आईएएस के जितने भी सेंटर हैं, करोल बाग, नोएडा सेक्टर 15, लखनऊ, प्रयागराज, इंदौर, जयपुर, इन सभी सेंटरों पर आपकी यूपीएससी तैयारी के लिए पूरी तैयारी हो सके उसके लिए फाउंडेशन बैच चलता है, ISGS फाउंडेशन बैच। सामान्य अध्ययन का यह फाउंडेशन जो बैच है, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी होती है। और यह तैयारी आप चाहें तो हिंदी माध्यम से भी कर सकते हैं और अंग्रेजी माध्यम का ऑप्शन भी उपलब्ध है। तो अगर ऑफलाइन तरीके से आप एडमिशन लेना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं इन सेंटरों के माध्यम से, तो आप जा सकते हैं इन सेंटर में, जो भी जानकारी चाहिए इन सेंटर से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं घर बैठे जानकारी आपको मिल जाए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूं, आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको जानकारी आसानी से मिल जाएगी। नंबर क्या है? 8750187501। इसके अलावा आप दृष्टि के कोई भी ऑनलाइन कोर्स को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना यह होगा
कि दृष्टि आईएएस का एक दृष्टि लर्निंग ऐप है, उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें आपके सामने सारे कोर्सेस आ जाएंगे जो उसमें मौजूद हैं। आपकी आवश्यकता के अनुसार आप उसे देख सकते हैं। अगर वहां पर भी कोई डाउट आता है तो 8750187501 पर आप कॉल कर सकते हैं। अब उसके बाद अगले सवाल पे आ जाते हैं। तो सवाल है, प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए, किसका क्रियान्वयन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। दूसरा है, इस योजना का 2020 से 25 की अवधि के लिए बजट 26,135.46 करोड़ रुपए है। और तीसरा है, यह योजना भारत में जनजातीय समुदायों के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। आपको क्या बताना है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है। पहले ए में क्या बोल रहा है, केवल 1 और 2, बी में बोल रहा है केवल 2 और 3, सी में बोल रहा है केवल 3 और डी में बोल रहा है 1, 2 और 3। अब यहां पे आप देखें तो पहले में हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना को हम समझ लें तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही मिल जाएंगे। ठीक है, सही जवाब क्या है? सही जवाब इसका है सी। सी का मतलब यह हुआ कि यहां पर केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, वो है तीसरा वाला। पहला और दूसरा जो गलत है उसको समझ लेते हैं। पहला कथन गलत है। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना जो है जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या बोल रहा है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसीलिए गलत। आगे की जानकारी की आवश्यकता ही नहीं, बात यहीं पे खत्म हो गई। आगे देखिए, कथन 2 गलत है क्योंकि वह प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना जो है 2020-25 की अवधि के लिए नहीं है, बल्कि 2021-22 से 25-26 के लिए। तो 20-25 के लिए क्या हो सकता था, 21 से 26 हो सकता था, तो शायद वो सही हो जाता, लेकिन अभी नहीं होगा, तो इसकी वजह से ये भी गलत हो गया। और उसके बाद आप देखिए कि तीसरा है, यह योजना भारत में जनजातीय समुदायों के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। तो ये बात जो है ये बिल्कुल सही है, आदिवासी समुदायों के कल्याण और विकास पर यह केंद्रित है, इसी वजह से यह तीसरा कथन सही है। और जब तीसरा कथन ही सही है, बाकी 2 गलत हैं, तो सही जवाब क्या होगा, सी होगा, केवल 3। चलिए अब उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कुछ अलग, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। बायो E3 नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, बायो E3 नीति से जुड़े हुए 3 स्टेटमेंट हैं, आपको देखना है इनमें से कौन सा यह कथन सही है या है। पहला है, बायो E3 नीति का उद्देश्य भारत में उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना है। दूसरा है, यह नीति नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। तीसरा है, नीति का प्राथमिक फोकस केवल चिकित्सा उपयोग के लिए जैव प्रौद्योगिकी के विकास तक सीमित है। आपको जवाब देके बताना है इसमें से कौन कौन सी बातें सही हैं। अब बायो E3 नीति के बारे में समझ लीजिए, जिसमें हम एक एक कथन के माध्यम से समझ बन जाएंगे कि कौन सी जानकारी सही है। देखिए, बायो E3 नीति विशेष रूप से उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने से संबंधित है, जिसमें क्या होगा, विभिन्न क्षेत्रों में जैव आधारित उत्पादों का उत्पादन होगा, चाहे वह खाद्य से संबंधित हो, चाहे कुछ उपभोग, ऐसा कुछ उपयोग से संबंधित अन्य उत्पाद हो जो हम उपयोग करते हो, जैसे कपड़ों से संबंधित हो। तो अलग अलग क्षेत्रों में उत्पाद से जो हो वह कैसे हो, जैव आधारित उत्पाद हो। तो अब यहां पर यह जो नीति है, पहले वाले में हम देखें, इसका जो स्टेटमेंट है, उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य जो है वह सही। दूसरा है, यह नीति नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए के उससे भी काम करती है। तो यहां देखिए कि बायो E3 नीति के व्यापक लक्ष्यों में से एक है जैव विनिर्माण के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देकर नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में योगदान देना। तो ये वाली बात भी सही है। तीसरा अगर हम देखें, नीति का प्राथमिक फोकस केवल चिकित्सा उपयोग के लिए जैव प्रौद्योगिकी के विकास तक सीमित है। अब यहां पे क्या कह रहा है, प्राथमिक फोकस केवल चिकित्सा उपयोग के लिए। क्या सिर्फ केवल चिकित्सा उपयोग के लिए है? अभी उदाहरण जब मैंने दिया तो मैंने तो खाद्य की बात की भी की, जब मैंने खाद्य की बात की तो चिकित्सा उपयोग से तो अलग हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि यह स्टेटमेंट सही नहीं होगा। अब यहां पे देखिए, ए इसका सही जवाब है। ए का मतलब क्या है, केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है स्टेटमेंट। तो तीसरा जब गलत है फिर भी देख लीजिए कि यह नीति केवल चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी तक ही सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना है और पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। सीधी सी बात है, हम जब किसी क्षेत्र में काम बढ़ाएंगे, किसी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाएंगे, भले वो हम बायोटेक्नोलॉजी की इसमें हेल्प ले रहे हैं, तो सीधी सी बात है उत्पादन बढ़ाने के लिए
लोगों को रोजगार भी मिलेगा। स्पष्ट हो गया? चलिए, तो यहां पे कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा सही नहीं है, उसके कारण तो पता होने चाहिए। अब कुछ सवाल आपके लिए हैं जिसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। उम्मीद है कि आप बताएंगे। अब देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए पात्र होने हेतु आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा है, प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता खोलने के लिए आवेदक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तीसरा है, यह योजना 28 अगस्त 2016 को शुरू की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 1 और 3, सी है केवल 2 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। अब अगले सवाल में देख लेते हैं कि डेफ कनेक्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, रक्षा उत्पादन में नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन किया जाता है। दूसरा है, इस कार्यक्रम में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन भी किया गया। तीसरा है, इस कार्यक्रम में अदिति ADITI योजना और DISC 11 जैसी पहलों का शुभारंभ किया गया। आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। तो इस सवाल के जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। ये कुछ सवाल थे, लेकिन खबरें इससे कहीं ज्यादा थी। इसके लिए आपको देखना होगा रिकैप 2024 सीरीज। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि साल भर की प्रमुख खबरें, जैसे कि 9 एपिसोड मैंने आपको बताया, तो पहले एपिसोड में स्कीम के बारे में ही बात की गई है और उसी क्रम में लगातार आपके लिए रिकैप से जुड़े हुए क्विज के क्वेश्चन आते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।